के बारे में बात करते हैं, तब हमें देखना होता है कि हमारा वैचारिक पक्षधरता कैसी होगी, हमारा वैचारिक दृष्टिकोण क्या। एक समान स्तर पे यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर हम सभी लोग अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ जुड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये देश आज भी पूर्ण रूप से अम्बेडकर को स्वीकार नहीं करता। एक दूसरा महत्वपूर्ण बात जो मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होती है कि दलित समूह के बतौर, दलित वर्ग के बतौर हम सब लोगों ने 65 साल में अपनी सीमाएं बांध ली संविधान के अंदर। कभी कभी मैं सोचता हूं अगर ये संविधान नहीं होता या शायद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेदारी ना मिली होती, तब हम सब कहां होते? क्या तब हम सब लोग लड़ नहीं रहे होते? या डॉक्टर अंबेडकर ने हमको जो दिशा दी, क्या हम उस दिशा को लेकर के आज के संदर्भों में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? एक उदाहरण के लिए हम एक बहुत बड़े ऐसे हिस्से को छोड़ के चले जा रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। आखिर पिछले 65 सालों में दलितों का एक सक्षम वर्ग पैदा हुआ है जो तकरीबन 3 से 3.5% है। रिजर्वेशन और तमाम जो डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण से जो हमको सुविधाएं मिली उसके आधार पे एक सक्षम वर्ग पैदा। क्या अपने समाज के प्रति इस वर्ग की कोई जिम्मेदारी हमने चिन्हित करने की कोशिश की? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था रिजर्वेशन इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी, रिजर्वेशन इज फॉर द कम्युनिटी। Once you are benefited by the reservation or any welfare scheme meant for the Dalit, you have to return back benefits to the community. आरक्षण किसी व्यक्ति या परिवार के लिए नहीं है, बल्कि ये सुविधा समाज के लिए है। और यदि एक बार भी आप आरक्षण का फायदा उठा करके सक्षम स्थिति में पहुंचते हैं, तो आपकी ये दैनिक जिम्मेदारी है कि आप इसके लाभों को अपने समाज तक। दुर्भाग्यवश ये प्रक्रिया कहीं नहीं चाहिए। जो सक्षम हुए उनकी तरफ से तो हुई नहीं, हमारे स्तर से भी नहीं। नतीजा क्या हुआ? उस सक्षम वर्ग का फायदा हमको नहीं मिल पाया और दूसरी तरफ उस सक्षम वर्ग को रोकने की एक बड़ी प्रक्रिया शुरू। मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन नौकरियां पाने के लिए हमको नहीं दी। अगर हमको ये लगता है कि हमको नौकरियां देने के लिए, हमको जीवन यापन के साधन बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन या आरक्षण जैसी व्यवस्था दी थी, तो कहीं हम अपने दायरे को बहुत समेट करके देखा। डॉक्टर अंबेडकर ने जब हमें रिजर्वेशन की व्यवस्था दी थी, तो उनका अभिप्राय ये था कि इस देश के नीति नियामक जगहों पर, जहां पे नीतियां बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, जहां पे उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जहां पे उसके जिम्मेदारी के लोग होते हैं, वहां तक हमारे लोग पहुंचे। और जब नीति नियामक जगहों पर हमारे लोग पहुंचेंगे, जब नीतियों को लागू करने वाली जगहों पर हमारे लोग पहुंचेंगे, तब हमारे समाज के दृष्टिकोण से सोचेंगे और उसका फायदा हमारे समाज को मिलेगा। दुर्भाग्यवश हम इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे। यही कारण है उत्तर प्रदेश जैसी सरकार ने रिजर्वेशन प्रमोशन के ऊपर बैन कर दिया, उसका प्रभाव पूरे देश में लागू हुआ। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कि जब ये प्रतिबंध लागू हुआ, तो देश भर के जितने SC ST ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, यूनियन या ऐसे तमाम संगठन जो विभागीय संगठन या थे, उन लोगों ने इसका काफी विरोध किया। लेकिन समाज में इसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी हलचल पैदा नहीं, और ये हलचल ना पैदा होना इस बात का सबूत देता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर के सपनों से जो तमाम चीजें निकल के आई, कि उनके प्रयासों से जो तमाम चीजें आगे आई, वो एक जगह कहीं ना कहीं अटक के रह गए। वो व्यापक सपना कहीं ना कहीं रुक के रह गए। आज जब हम नेशनल एजेंडा बना रहे हैं, तो हमारे बीच में हम ये जिक्र नहीं कर रहे हैं कि क्यों ना हमारे समाजों का ये जो सक्षम वर्ग बाहर निकल के आ रहा है, इसके साथ किस तरह सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे जन संगठन,
हमारे जन आंदोलनों के बीच में एक तारतम्य पैदा हो, जिससे उनकी सक्षमता और हमारी क्षमता दोनों का सामूहिक उपयोग करके हम अपने समाज की लड़ाई को, अपने संघर्षों को आगे ले जा सकें। इस पे बात होने की जरूरत है। हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। गांधी ने कहा था, गांधी छुआछूत के सख्त विरोधी थे, लेकिन जाति प्रथा को मानते थे। मार्क्सवाद में उन्होंने सर्वहारा को चिन्हित किया और अंबेडकर ने दबे कुचलों को चिन्हित किया। इन तीनों ही विचारधाराओं में एक सामान्य चीज थी। जब गांधी कहते थे तो कहते थे कुछ भी निर्णय लो तो सबसे आखिरी पायदान में खड़े हुए व्यक्ति पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर सोचो। मार्क्स ने कहा समाज में सबसे ज्यादा शोषित व्यक्ति है वो सर्वहारा है, जब भी कोई निर्णय लो सबसे पहले उसके ऊपर प्रभाव सोचो। और अंबेडकर ने कहा कि जब भी कोई निर्णय लो तो समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग का के बारे में सोचो। कामोवेश हम दबे कुचले भी हैं, कामोवेश हम सर्वहारा भी हैं, और कामोवेश हम सबसे आखिरी पायदान हैं। मुझे लगता है ये वो कड़ी है जहां पे हमें रणनीतिक तौर पे, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं, इसका बहुत व्यापक अर्थ है, इसको बहुत सीमित ढंग से देखने की जरूरत नहीं। आज जब इस देश में तमाम तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन भी हमारे तक सीमित होकर रहे। हम सारी संवेदनशीलता अपने समाजों के अंदर पैदा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दलित मुद्दा दलितों का मुद्दा नहीं है। हमारा समाज, हमारा वर्ग महज उसका विक्टिम है। मुद्दा उन लोगों का है जो समाज के अंदर भेदभाव की व्यवस्था को बना के चलते हैं। जो उनकी संस्कार की परेशानी है, जो उनकी कल्चर की परेशानी है, और जो उनकी चुनौती है कि वो अपने समाजों को बदले। हमारी चुनौती यह है कि हम उनको इतना संवेदनशील बनने के लिए मजबूर कर दें कि वो अपने समाजों में तब्दीली लाए। महज संविधान के आधार पर अगर हमें अधिकार मिल भी जाए तो भी आज की इस देश में अंबेडकर ने भले मनुस्मृति जला दी हो, लेकिन वो जो लोगों के दिमागों में बसा हुआ मनुस्मृति है उसको कब से जलाएंगे? और उसको जलाने के लिए हमको उनके बीच में जाना होगा, उन्हें चुनौती देनी है। यही मेरा आप लोगों से एक आग्रह है कि हम किस तरह से ये विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के बीच में सहमति करें। अभी मैं जानता हूं सीपीएम ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की आंध्र प्रदेश में SC/ST एक्ट के ऊपर। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए SC/ST एक्ट के ऊपर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज। पिछले तनवीर बैठे हैं, लगभग 10-12 साल से जब मैं तमाम मुख्य धारा के आंदोलनों के बीच में गया और वहां मैंने दलित मुद्दों को बहुत तेजी से रखा, मैंने पाया कि एक स्थिति ये आई कि अगर हम लोगों में से किसी की उपस्थिति है तो वहां पे दलित मुद्दे पे बातचीत। मैं जानता हूं ये बहुत विजुअलिस्टिक अप्रोच है, ये बहुत सतही किस्म का आपकी कोशिश है, क्योंकि कोशिशें हमारे स्तर से वहां नहीं पहुंची जहां पे हम उन्हें बाध्य कर दें कि अगर बात करनी है समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग की, बात करनी है अगर सर्वहारा की, बात करनी है आपकी पायदान में बैठे आदमी की, तो वो बात सबसे पहले हमारी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं जमीनों की, हम बात कर रहे हैं किसानों की। कौन है किसान इस देश में? कौन है किसान? किसान किसको हम कहते हैं? आज की तारीख में किसान वो है जो जमीन का मालिक है। किसान वो नहीं है जो अपना पसीना और खून तपती धूप में जमीन पे बहाता है। आज हमारी दलित महिला जो इस देश में खेतों में जाने वाली महिलाओं की तादाद की सबसे बड़ी तादाद है, जो कुल पुरुषों से जाने वाली तादादों से भी बड़ी तादाद है, उसको कोई किसान नहीं बोलता है। मुझे लगता है इस पे नए सिरे से सोचना होगा। जमीन की कमी की बातचीत हो रही है, लेकिन पिछले 2 दशकों के अंदर 26% एब्सेंटी लैंडलॉर्ड पैदा हो गए इस देश में। 26% जमीन ऐसी है जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के नाम है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से मेरा कहना यह है वो लोग जिनके पास दूसरे स्रोतों से कमाई के साधन है, वो नौकरी कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, वो तमाम तरह के कामकाजों में है, लेकिन गांव में वो लोग किसान बने हुए हैं। हम इसको कब चुनौती देंगे? दोस्तों, स्लेवरी की बात हो रही थी कल, स्लेवरी की बात हो रही थी।
स्लेवरी माइंडसेट स्थिति है, ये हम सब जानते हैं। गुलामी मानसिकता यह हमारी मानसिक स्थिति, और जब भी हमें किसी को भी उसकी मानसिक गुलामी से अगर निकालना है तो हमें बताना होगा कि उसके अंदर क्या है। हम कभी इस ढंग से नहीं सोचते हैं कि इस देश को हम दे क्या रहे हैं। यदि हम ये पहचान लें कि हम इस देश को दे क्या रहे हैं, तब हमें बार बार संविधान की दुहाई नहीं देनी होगी, भीख नहीं मांगनी होगी। इस देश को जो महान संस्कृतियों का देश कहा जाता है, यदि उसकी नींव में चले जाइए तो आप पाएंगे इस देश की कला, इस देश की संस्कृति, इस देश का संगीत, इस देश का नाटक, इस देश का थिएटर, इस देश की जितनी भी रचनाएं हैं, उसका सृजनकार, उसका रचनाकार कोई दलित है। लेकिन हमने कभी पहचानने की कोशिश नहीं की। हम नहीं जानते हैं बिहार के लोग की मधुबनी की जो कला जो सारी दुनिया में मशहूर है, वो मूल रूप से दलित कला है। कल मैं कह रहा था तबला बजाने वाले पे बात नहीं होती है, बात होती जाकिर हुसैन पे। कब हम ये शुरुआत करेंगे कि तबला हम ना बनाते तो जाकिर हुसैन जैसे सैकड़ों पैदा हो जाते, लेकिन बजा तो ना पाते। शुरुआत इसकी कर। हमें इस देश में यदि आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर्स की बात करें, वर्कर्स की बात करें, 1/3 हैं हम। इस देश का जो कुल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मजदूर है, उसकी कुल तादाद का 1/3 हम हैं। और सरकारी आंकड़े, प्लानिंग कमीशन से लेकर के तमाम इंस्टीट्यूशंस की जो आंकड़े बताते हैं, वो बताते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्षेत्र का मजदूर 63% का योगदान करता है इस देश की जीडीपी में। और हम अनुमान लगाइए इस जीडीपी में अगर 1/3 हम कर रहे हैं, तो इस देश में कोई दूसरा ऐसा वर्ग नहीं है जो जीडीपी में 22%, 23% का योगदान करता हो। हम कभी इस आधार पर कोई क्लेम नहीं करते हैं। ये देश अगर अन्न पे आत्मनिर्भर है तो वो हमारे दम पे है। हमारे लोगों का खून पसीना उस जमीन को सींचता है। इस देश के कुल खेत मजदूरों में से 46% लोग दलित वर्ग से निकले लोग हैं। इसलिए जरूरत है, हमें तय करना होगा, हमें इस देश को बताना होगा कि इस देश पे हमारा हक यूं ही नहीं है। इस देश की धरती पे हमारा खून पसीना है, इस देश के कल्चर पे हमारा योगदान है, इस देश की संस्कृति पे हमारा योगदान है। कालांतर में हमें जब गुलाम बनाया गया, जब हमें गुलामी की व्यवस्था लाई, जब ब्राह्मणवाद इस देश में आया, तो उसने हमारी इस पूरी कला, सृजन, हर चीज पे अपने ठप्पे लगा करके उसको अपना बताकर बनना शुरू कर दिया। जरूरत है उसको पहचानने की। बहुत कुछ कहने की बात नहीं। हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम लोग आंदोलन? पिछले 2 दशक के अंदर आंदोलनों को एडवोकेसी में ले जाके डाल दिया गया। आंदोलन तो लोगों की मोबिलाइजेशन से होते हैं। क्या कोई इस बात में जिक्र करेगा कि ये मोबिलाइजेशन होंगे कहां से? हमारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो संसाधनों से विहीन है। अगर अरुण खोटे अपना प्रोफेशनल काम ना करे और वो अपना पूरा समय आंदोलनों के लिए दे दे, तो उसके घर का चूल्हा नहीं चलेगा। क्या हम एक समाज के रूप में, समाज के जिम्मेदार लोगों के रूप में, हमारे समाज के सक्षम वर्ग के रूप में, क्या हम ये सोच पाते हैं कि क्या हमें ये क्षमता है कि हम मध्य प्रदेश में 100 दलित कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में छोड़ेंगे समाज को बदलने के लिए, और उनकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे? दोस्तों, अगर आरएसएस पैदा हुआ है तो ऐसा ही नहीं पैदा हुआ। आज अगर आरएसएस इस देश में बहुत ताकतवर बना हुआ खड़ा है, तो जब वो अपने कार्यकर्ता भी पैदा करता है और उनकी जिम्मेदारियां भी उठाता है। और आज जो नई पार्टियां पैदा हुई हैं, दिल्ली में सत्ता पाना चाहती हैं, वो भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन हम ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे।